हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो हर रोज की तरह ही आज भी हम हमारे रिसर्च टीम ने जो बहुत सारे न्यूज़पेपर है वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो सभी कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस ये रहेगा कि जो भी न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स है इसमें से हमें कौन से चीज इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उससे इनको फर्दर हम कैसे ब्रश अप करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग जो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो कैसे विड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर ये टॉपिक आया है। ओके, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, इसी के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। ओके, ये सारे जो मुद्दे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, सो ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या है ये हमने यहाँ पे तैयार करके दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और फर्दर हमारे जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसमें हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, इसी के इसके अलावा भी इन जो इंटरनेशनल ट्रेड है इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, पहले गेट के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता था अप टू 1995, उसके बाद गेट को रिप्लेस कर दिया गया बाय डब्ल्यूटीओ। ओके, सो डब्ल्यूटीओ एमएफएन के बारे में अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो सिस्टम है उसके बारे में क्या कहता है। ओके, क्या क्या रूल्स है उसके बारे में हम इसमें जान सकेंगे, ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, कैसे डब्ल्यूटीओ पूरा ट्रेड जो रूल्स है वो बनाता है, फ्रेम करता है। ओके, देश के बीच में जो भी ट्रेड रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी हम डब्ल्यूटीओ में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके आगे इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है ना, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, इसका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, और जो डब्ल्यूटीओ का जो भी कॉन्फ्रेंसेस होता है उसमें कैसे डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे दोहा राउंड्स ऑफ टॉक है। ओके, एग्रीकल्चर के ऊपर कौन सा एग्रीमेंट है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ओके, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, ये सभी जो टॉपिक है बहुत चर्चे में रहते हैं और प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में इनमें से क्वेश्चन देखा गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी बहुत समय पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक बात करता है अबाउट इंडिया नीड्स अ टैड मोर एम्बिशन एंड रिजॉल्व टू बूस्ट जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो जीडीपी ग्रोथ के अलावा भी देश को क्या करना है, डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड, तो जो भी अदर न्यूज़पेपर के कटिंग से या फिर जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है उसमें ये सभी इंटरलिंक्ड है। तो यही इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है कि कैसे जो भी चीज है वो लिंक होती है। तो एक आर्टिकल से हम दूसरा आर्टिकल, दूसरे से हम कैसे तीसरा आर्टिकल समझ सकते हैं, और इसको समझने के लिए क्या है, हमें जो एनसीईआरटी से हमारा जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो लेना बहुत जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो भी आर्टिकल्स है इनको और अच्छी तरह से और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और फर्दर अपना अच्छा आंसर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे क्या है देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स लाइक जीडीपी क्या है, ओके, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम को कैसे अकाउंट्स किया जाता है, बेस ईयर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद रीसेंट डिबेट अबाउट द न्यू मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग जीडीपी। ओके, तो बहुत सारे डिबेट्स है कि जो जीडीपी है उसको कैसे मेजर किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का भी डिबेट है कि ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए या डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि देश का ग्रोथ हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि देश का डेवलपमेंट भी होगा। ओके, डेवलपमेंट जो टर्म है वो थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक है। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं और ये सब चीजें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हो जाता है।
ओके, तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। ओके, ग्रोथ रेफर्स टू, तो ग्रोथ क्या है वो इसमें डेफिनेशन दिया गया है, डेवलपमेंट क्या है वो इसके इसमें डेफिनेशन दिया गया है। और जो सेन और भगवती डिबेट है, जगदीश भगवती जी जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ओके, जो ग्रोथ के बारे में कहते हैं, और जो सेन जी है अर्थात अमर्त्य सेन जी, वो कहते हैं कि अगर देश में ग्रोथ चाहिए तो ये पहले ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको डेवलप करना होगा, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ओके, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको अच्छा करना होगा। क्योंकि जब जब तक ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स पावरफुल नहीं होगा, तब तक हम अच्छा ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा डिबेट है जो हमें बहुत सारे कंसेप्ट को सीखने में मदद करता है। तो ग्रोथ पहले होना चाहिए या डेवलपमेंट पहले होना चाहिए? तो जगदीश भगवती जी है जो कहते हैं कि ग्रोथ फर्स्ट होना चाहिए, उनका व्यू है ग्रोथ फर्स्ट। और अमर्त्य सेन जी है जो कहते हैं कि डेवलपमेंट फर्स्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपने जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसमें कवर करेंगे। ये पूरा जो डिबेट है इसको समझने में हमें 4-5 क्लासेस आराम से लग जाएंगे। ओके, तो हमारे जो भी फाउंडेशनल कोर्सेस है हम उसमें इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया का क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस रहा है। ठीक है ना, ग्रोथ लेड डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ? 1990 से। उसके बाद 2000 पोस्ट 2000 हमने डेवलपमेंट में फोकस किया, जैसे एमजी एनरेगा जो एक्ट है वो आया, पीडीएस जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये आया। ओके, फिर राइट टू एजुकेशन आया जिसमें फोकस किया गया कि कैसे हम ह्यूमंस की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो अमर्त्य सेन जी है वो कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमंस का कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ह्यूमन केपेबल होंगे तभी वो देश में जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है ना, और जो हमारा सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, ये सभी चीजों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपके समझने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं, तो ये हम अपने जो बेसिक क्लासेस है उसमें हम कवर करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ओके, और रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी बेस ईयर से निकाला जाता है, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर से निकाला जाता है। तो करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, ठीक है ना, ये सभी हम समझेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया है। लेकिन ये हम जब हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी, ये सभी सीखने के बाद हम ये और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सब हम अपने फाउंडेशनल क्लासेस में कवर करेंगे। नेक्स्ट है अगला है कि अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, और बहुत सारे जैसे मेजर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो अ, देश को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ, ओके, पर कैपिटा इनकम, फिर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का एक रिपोर्ट आता है, वो भी हमें दिखाता है कि कैसे देशों को फोकसेस करना चाहिए वेलबींग ऑफ एंड हैप्पीनेस के ऊपर। ओके, उसके बाद ग्रीन जीडीपी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट करना है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ये भी क्या करता है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इनमें लोगों का कितना सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, कितने एक्सेसेस है, कितने लोगों को एक्सेसेस है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, जैसे घर हो गया, ओके, अच्छा वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ओके, फिर हमारा गैस हो गया, एलपीजी का एक्सेस, ये सभी चीजें हम इसमें कवर करेंगे अपने फाउंडेशनल कोर्सेज में। उसके बाद है जीडीपी, तो जीडीपी का भी जो कैलकुलेशन मेथड होता है वो भी डिफरेंट तरह का होता है, एक्सपेंडिचर मेथड है, फिर इनकम मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, तो ये सभी चीजें हम अपने फाउंडेशनल कोर्सेज में लर्न करेंगे। ठीक है ना, फिर है रिवर लिंकिंग चैलेंजेस, तो एक रिवर लिंकिंग का जो मुद्दा है बहुत दिनों से न्यूज में बना रहा है। ओके, क्योंकि इंडिया ब्लेस्ड है कि इंडिया के पास बहुत सारे रिवर्स, नॉर्थ में जो है वो हमारे हिमालयन रिवर्स है, साउथ में जो है वो पेनिनसुलर रिवर है। ओके, तो कहीं पे वाटर हमारा एक्सेस है, कहीं पे डेफिशिट है। तो वो जो एक्सेस और डेफिशिट का जो एक तालमेल नहीं है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए जो देश के डिफरेंट रिवर्स है, ओके, नॉर्थ के रिवर को कैसे साउथ के साथ कनेक्ट किया जाए, उसके ऊपर ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारे जो ज्योग्राफी के क्लासेस है उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है, जीएस पेपर 1 के बारे में भी हमें पढ़ना होता है,
ठीक है ना, ज्योग्राफी से हम ये सारी चीजें सीखते हैं। फिर हमें जीएस पेपर 2 जो है उसमें पॉलिटी में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है ना, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स क्या है, ये सभी चीजें हम कवर करेंगे। गवर्नेंस में इसको कैसे गवर्न किया गया है वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, फिर हमारा जो जीएस पेपर नंबर 3 है जिसमें इकोनॉमी है, तो रिवर अगर लिंक किया जाए तो इकोनॉमी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। फिर हमारा एनवायरमेंट है, उससे हम ये सीखेंगे, एनवायरमेंट में हम ये जान पाएंगे कि जो रिवर लिंकिंग है वो एनवायरमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट लाएगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम जान सकेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें ये जो भी न्यूज आर्टिकल्स है इससे ये सीखना है कि कैसे हम जो डिफरेंट हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स है उसको कैसे कनेक्ट करके एक हॉलिस्टिक वे में, इंटीग्रेटेड वे में हम पढ़ सके, ताकि हम कोई भी क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। ओके, इन चीजों को मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि आइसोलेटेड मैनर में नहीं पढ़ना है, इन सभी चीजों को एक इंटीग्रेटेड, एक हॉलिस्टिक वे के साथ पढ़ना है। ओके, तो इसमें लिखा गया है कि यूपीएससी और एपीएससी में इसका क्या रेलेवेंस है। ओके, जैसे प्रीलिम्स में फोकस ऑन डेफिनेशन, ओके, एनआरएलपी प्रोजेक्ट्स, ओके, की रिवर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी होंगी। मेंस में हमें एनालाइज करना होगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिवर लिंकिंग। तो ये इन चीजों में से, इन जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों में से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, वो चाहे हमारा प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। आप कोई भी एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, आसाम हो, बिहार हो, राजस्थान हो, ओके, एमपी हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर यूपीएससी हो, सभी में ये जो चीजें हैं, जो टॉपिक है, ये कोई अलग नहीं है, सब किसी ना किसी तरीके से हमें एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए क्या है, हमें जो पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत अच्छा करना है। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं आपको पूरा इन डेप्थ तो नहीं बता पाऊंगा एक ही क्लास में या फिर एक ही एनालिसिस में। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको मैं समझा पाऊं कि कैसे न्यूज़पेपर हमारे स्टैटिक पार्ट के साथ या फिर जो हमारा फाउंडेशनल लर्निंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे कवर करना होगा वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, आपको हमारे कोर्सेस में हम कवर करेंगे। ओके, तो प्रोज कॉन्स ऑफ इंटरलिंकिंग, ठीक है ना, वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ओके, इंटर बेसिन ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो यही चीजें। ऐसे भी आ सकता है इसमें कि रिवर लिंकिंग कैसे किया जाए, ये एक बून है या बैन है, ठीक है ना, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, यही बात इसमें कहा गया है। ओके, फिर इंटरव्यू में भी रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आगे और क्या है। फिर और कुछ बातें हमें इसमें चर्चा करनी होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। ओके, कैसे कैसे डिस्प्यूट्स पास्ट में देखे गए हैं, कावेरी को लेके, कृष्णा को लेके, महानदी रिवर को लेके, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कैसे है, जैसे आर्टिकल 262 है, ठीक है ना, आर्टिकल 263 है जो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बोलता है, 262 सेंटर को पावर देता है कि ये जो डिस्प्यूट्स है उसको ठीक कर सके। फिर जो हमारा नीति आयोग है, ओके, नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल है, तो गवर्निंग काउंसिल कैसे इसमें रोल प्ले कर सकता है, सेंटर स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन इंश्योर करेगा और स्टेट स्टेट के बीच एक कैसे कोऑपरेशन इंश्योर करेगा। तो ये सभी चीजें क्या है, हमको एक एक ओपिनियन, एक पर्सपेक्टिव देती है कि ये चीजों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे समझ सकते हैं। इंटर स्टेट कोऑपरेशन कैसे आ सकता है, जैसे इसके अलावा भी एक है जोनल काउंसिल। ओके, तो जोनल काउंसिल है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत लाया गया है। तो ये सब चीजें कैसे वर्क करती है, फंक्शन करती है, सभी चीजें हम क्या करेंगे, अपने फाउंडेशनल कोर्स में पढ़ेंगे। चलिए, इंटर स्टेट कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या क्या है। ओके, क्योंकि जो रिवर्स होते हैं, बहुत सारे रिवर्स ट्रांस बाउंड्री होते हैं। ओके, एक देश से दूसरे देश में एंटर करते हैं, तो उसको लेके भी कंसर्न्स रहता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी और क्या देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे, ओके, हम लोकल लेवल पे कैसे वाटर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे वाटर अच्छा से उसको, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वाटर का शॉर्टेजेस है उसको टेकल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हाउ क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च इनटू अ वार्म
won 4 Nobels। ओके, तो किस तरह से एक क्यूरिसिटी वाला माइंड, ओके, जिज्ञासु वाला जो माइंड होता है, जो इंसान जिज्ञासु होते हैं, वो कैसे नए नए चीजों को खोज निकालते हैं, ठीक है ना। वो और उनसे कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है कि लोगों को नोबेल जैसे बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज भी मिल सकते हैं। तो हमें हमेशा क्यूरिसिटी ड्रिवन होना चाहिए, और क्यूरिसिटी ड्रिवन होने से क्या होता है, जो ह्यूमंस का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और उसका रिकॉग्निशन हम लोगों को नोबेल जैसे प्राइज से मिल सकता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो नोबेल प्राइज है बहुत प्रेस्टिजियस है, और हर साल ये डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है, और इसी के ऊपर हमारा एग्जाम भी क्या करता है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। ओके, कौन सी चीजों के लिए कब, कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला, कौन से डिस्कवरी के लिए मिला, किन किन व्यक्तियों को मिला, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा आरएनए क्या होता है, एमआरएनए वैक्सीन, ये सब क्या होता है, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, हमारे जो साइंस एंड टेक का क्लासेस है उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे। 2008 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। ओके, तो कौन से डिस्कवरी के लिए मिला था, क्या डेवलपमेंट था, क्या रिसर्च था, वो सभी हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्यूरिसिटी ड्रिवन अप्रोच रिसर्च कैसे सोसाइटी को मदद कर सकता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो यही चीजें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें हमने रेलेवेंस भी तैयार किया है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका रेलेवेंस कैसे रह सकता है। ओके, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, अलग अलग पेपर के लिए भी, जैसे फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ आरएनआई, ओके, जीएफपी, ये सब चीजें, फिर सी एलिगेंस, रेलेवेंस क्या है इसका। ओके, फिर मेंस में हम डिस्कस द रोल ऑफ क्यूरिसिटी ड्रिवन रिसर्च इन साइंटिफिक ब्रेक थ्रोस। ओके, तो कैसे, मतलब आपको देखिए इसमें एकदम पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन नहीं बना दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ना ये जनरल इन नेचर है। ओके, जैसे कि हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है उसको बोला गया है जीएस, जनरल स्टडीज। ओके, इसमें इन चीजों में क्या है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, ताकि आप, एक जो सिविल सर्वेंट होता है उनको क्या है, जनरलिस्ट बोला जाता है, स्पेशलिस्ट नहीं बोला जाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, उनको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट को क्या है, हर फील्ड का, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, ओके, डिफरेंट जो फील्ड है उसमें क्या करना है, उन लोगों को इन जनरल एक अंडरस्टैंडिंग, एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन, हर चीजों को एक सिंपल तरीके से समझना है। ओके, और चीजों को कनेक्ट करना है। तो यही डिमांड है जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसका। ओके, ताकि ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, आप इन फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ये सारी चीजों को थोड़े बहुत समझना है, मतलब जीएस के पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ऐसे भी आ सकता है इसमें, तो ऐसे में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें दिया गया है कि थीम्स लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक रिसर्च और क्यूरिसिटी ड्रिवन साइंस, ओके, पाथवेज टू इनोवेशन। तो कैसे क्यूरिसिटी ड्रिवन जो साइंस है, ओके, वो कैसे नया इनोवेशंस को ला सकता है, वही चीजों को इसमें कहा गया है। इंटरव्यू के लिए भी ये सब चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। फिर कोविड-19 पेंडेमिक, ओके, सार्स सीओवी 2 जो वायरस था, उसको लेके जो भी आपका वैक्सीनेशन हुआ था, या जो भी वैक्सीन डेवलप हुआ था, वो सारी चीजें एग्जाम में, ओके, इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ओके, ये तो बहुत एक बड़ा राइजिंग ग्लोबल कंसर्न है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज करने के वजह से क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो बायो वेपन्स बन रहे हैं, बायो टेररिज्म क्या है इन फ्यूचर में, ऐसा भी कॉन्सेप्ट हमें पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सब चीजें बहुत कंसर्न वाली बातें हैं, बायो वेपन्स, ओके, बायोटेक टेररिज्म, ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अभी से हमें इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
ओके, mRNA वैक्सीन क्या होता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला टॉपिक है इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी इज नीडेड टू स्ट्रेंथन एआई गवर्नेंस इंडिया एआई मिशन। तो ये आर्टिकल है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से अपने जो फाउंडेशनल कोर्सेज है वहाँ अच्छी तरह से इनको लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए फिर भी देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, तो व्हाई क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कैसा चीजें हमको पढ़ना होता है। व्हाई इज एआई गवर्नेंस, व्हाई इज एआई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट। ओके, तो गवर्नेंस में एआई कैसे इंपॉर्टेंट है, एआई का कैसा डेवलपमेंट है। ओके, एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस एआई का क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये एथिक्स में हम पढ़ेंगे जीएस पेपर नंबर 4 में, ये हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। तो सभी चीजें देखिए, टॉपिक एक है एआई। ओके, ये एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका जो जीएस पेपर नंबर 3 है जो साइंस एंड टेक है उसी में पूछा जाएगा, ये आपका जीएस पेपर नंबर 4 में आ सकता है। ओके, ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी में लिंक हो सकता है, ये जीएस पेपर नंबर आपका जो 2 है गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सब में इसका क्या हो सकता है, रोल हो सकता है और क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये सारी चीजें एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, डेटा प्रिवेसी क्या है, ओके, सिक्योरिटी कैसे हम लोग डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर हमारा कंसर्न हो सकता है। ओके, पा सकते हैं नहीं, ये एआई एक कंसर्न बन सकता है। ओके, ये हमारा प्रिवेसी को सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है। इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टेक्स, ओके, तो ये सभी चीजों में कैसे इम्पैक्ट करेगा, और ग्लोबल एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं कि ईयू ने एक नया एक्ट लेके आया है, तो फोकस कर रहे हैं टू रेगुलेट हाई रिस्क एआई सिस्टम। ओके, यूएस में भी ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, चाइना में भी ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। फिर रेलेवेंस फॉर यूपीएससी क्या है, तो प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपका इंडिया एआई मिशन क्या है, नीति आयोग इसमें कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हमें पूछी जा सकती है। फिर मेंस में क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ एआई इन गवर्नेंस एथिकल कंसर्न। ओके, तो ये गवर्नेंस जीएस पेपर 2 से हो गया, एथिकल कंसर्न जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। और आपका ऐसे में टॉपिक्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया, और अलग एक क्वेश्चन बन सकता है एआई एंड एथिकल गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सपोज यही पार्ट में आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये पार्ट है एआई एंड एथिकल गवर्नेंस इन डिजिटल एज। ओके, तो ये चीज क्या है, आपको ऐसे में पूछा जाएगा तो आपको इसको क्या करना है, 1200 1400 वर्ड में लिखना है, लेकिन ये सेम इतना ही लाइन आपको जीएस में भी पूछ लिया जा सकता है, जीएस पेपर 2 में, ठीक है ना। तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये मैं कितना वर्ड में लिखूंगा, 150 टू 250 वर्ड्स। ओके, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और वैसे प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या है, थरोली जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद न्यूज़पेपर से सारे जो फैक्ट्स है उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के लिए ये सारे कुछ दिए गए हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये आप देख लेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वी नारायणन, स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्शन एक्सपर्ट अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन। तो जो हमारे सोमनाथ जी है उनके रिटायरमेंट के बाद नए जो चेयरमैन बनेंगे वो है वी नारायणन। ओके, तो इनके बारे में अभी क्या हो जाता है, पर्सनालिटी के तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ओके, इनके अचीवमेंट्स क्या क्या है डिफरेंट फील्ड्स में। ओके, तो रोल ऑफ द इसरो चेयरमैन क्या होता है, ठीक है ना। फिर चैलेंजेस क्या है इनके आगे, भी नारायणन जो नए इसरो चेयरमैन है इनके आगे, ठीक है ना। गगनयान जो है वो हमारा एडवांसिंग करना है, चंद्रयान है, मार्च मिशन है, ये सभी चीजों को आगे एडवांस करना है। ग्लोबल स्पेस जो कंपटीशन है, ओके, तो नासा है, स्पेस एक्स है, चाइना सीएनएसए है, तो इन सबके साथ हमारा जो इसरो का जो वर्किंग है वो कितना आगे बढ़ा है, ठीक है ना, हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं।
ओके, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखना है इन कंपैरिजन टू दिस थिंग्स। ओके, स्पेस डेब्रिस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, कि डेब्री के वजह से एक जो आउटर स्पेस में है उसमें क्या कंसर्न हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसरो का अपकमिंग मिशन क्या क्या है, ठीक है, जैसे गगनयान है, चंद्रयान 4 है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रेलेवेंस हो जाती है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, एज वेल एज फ्रॉम एसे पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है सारी चीजों का जो इन फ्यूचर में होने वाला है, गगनयान, चंद्रयान 4। ओके, इसके बाद है भारत पोल टू एड इन नेबिंग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स वेरेवर दे हाइड। ओके, तो एक भारत पोल नाम का एक पोर्टल बनाया गया है जिससे क्या किया जाएगा, जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है, जो क्राइम करके देश छोड़ के भाग चुके हैं, तो उनको नैप करने के लिए इंटरपोल के साथ मिलके कैसे उनको नैप किया जाए, उसके लिए क्या किया गया है, भारत पोल नाम का एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है ना। ये डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो ये इसके बारे में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो हमारे ये पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो इसका भी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या रेलेवेंस है इसमें मेंशन किया गया है, मेंस के लिए क्या रेलेवेंस है मेंशन किया गया है, इंटरव्यू के लिए क्या रेलेवेंस होगा, सारा कुछ इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आसाम सीएम से स्टेट इज इन Assam CM says state is in talk with center to create a defense corridor। तो डिफेंस कॉरिडोर बनाने के बारे में, कि आसाम में भी एक डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर हो, जैसे हमारे देश में कितने डिफेंस कॉरिडोर है, मुझे जहां तक पता है अभी 2 है, एक यूपी में है और एक तमिलनाडु में है। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, तो ये कैसे हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्योरिटी है, ओके, इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। सो व्हाट इज अ डिफेंस कॉरिडोर, तो इसमें सारी चीजें दी गई है। ओके, तो ये हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें पूरा जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो करने के बाद ये सारी चीजें ऐसे भी सभी को समझ में आएंगी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि समझ में नहीं आएंगी, आएंगे, लेकिन क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझने के लिए हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, तो तब आप और अच्छी तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी ये लिंक होने वाला है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये हमारे स्टेटिक जो कोर्स है, जो फाउंडेशनल कोर्स है, जिसमें हम आईआर पढ़ते हैं, उसमें ये सारे हम डिस्कस करते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1990s में कैसे लिया गया था, ये सारे सभी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेलेवेंस क्या है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके, मेंस के लिए क्या रेलेवेंस है, तो इसमें देखिए आप, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलेवेंट है फॉर यूपीएससी, ये रेलेवेंट है फॉर ऑल दी स्टेट पीसीएसएस। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस टू बिगन टुडे इन ओडिशा। तो ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस होने जा रहा है। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है प्रवासी भारतीय दिवस में। ओके, तो इसमें सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या है, ओके, डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सभी हम पढ़ेंगे। ये गांधी जी का जो रिटर्न है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसको मार्क करने के लिए पहला जो वो इंडिया एंटर किए थे 9 जनवरी 1915, उसको सिंबलाइज करने के लिए ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे कोलैबोरेशन करता है विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, तो ये सभी चीजें हमें देखनी है। एनआरआई क्या होता है, ओके, पीआईओ क्या होता है, थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का, तो ये सभी हमें देखना होता है। इनका जो भी हमारे डायस्पोरा है उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, ओके, डायस्पोरा कैसे एक सॉफ्ट पावर प्ले कर रहा है, वो सभी चीजें हमें देखनी होती है। सॉफ्ट पावर क्या होता है, डायस्पोरा क्या होता है, ठीक है ना, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, हमारे जो आईआर के कोर्सेज है उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हमारे डायस्पोरा का क्या रोल रहा है, ठीक है ना, कैसे हमें एक डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे सुंदर पिचाई हो गया, सत्य नाडेला हो गया, ये जो भी हमारे देश के जो भी मतलब नागरिक है जो अभी बाहर बस चुके हैं, तो ये हमारे पॉलिसी मेकिंग में, ओके, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ओवरऑल इंडिया का सॉफ्ट पावर बनाने में कैसे मदद कर रहे हैं, ये सभी हमें देखना जरूरी है। ओके,
मदद पोर्टल क्या है, ठीक है ना, नो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये सभी हम जान पाएंगे। तो रेलेवेंस क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये भी इसमें दिया गया है। ऐसे में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे रिसर्च टीम ने बहुत सारा रिसर्च करते हुए, ये सारी चीजों को समझते हुए इसका क्वेश्चन का पैटर्न भी सेट किया है। तो ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है बाय आवर एक्सिया टीम कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, ऐसे में कैसे फ्रेम होगा, मेंस में कैसे फ्रेम होगा, प्रीलिम्स में कैसे फ्रेम होगा, ये चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो भी एनालिसिस है, इसको हम पूरी तरीके से खोल के तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें आपको मैं मानता हूं कि बहुत कुछ मदद मिल सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंट्रा ऑपरेबल सोनोबॉयस फॉर नेवी। ओके, तो कैसे जो भी सबमरीन्स है उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा, उसके लिए ये जो छोटा सा डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, ये डेवलप किया जाना है बाई यूएसए एंड इंडिया। ओके, तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में, मेंस में, ओके, एज वेल एज इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वाड क्या है, ओके, तो ये सब चीजें भी हमें जाननी पड़ सकती है, क्योंकि क्वाड में इंडिया यूएस दोनों ही एक साथ है, कोलाबोरेशन में है। तो इसका प्रीलिम्स से क्या रेलेवेंस रहे, प्रीलिम्स में क्या रेलेवेंस रहेगा, मेंस में क्या रेलेवेंस रहेगा, ओके, ऐसे में कैसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, तो ये सभी इसमें प्रिपेयर किया गया है। फिर है व्हाई द लोकेशन ऑफ चाइनास अर्थक्वेक मैटर्स। ओके, तो रिसेंटली देखा, कल ही तिब्बत में जो अर्थक्वेक हुआ, तो वो बहुत ही एक कंसर्न वाला बात है, क्योंकि जो चाइना का टेक्टोनिक सेटिंग है, ओके, जो तिब्बत का टेक्टोनिक सेटिंग है वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में है। तो ये कैसे जो टेक्टोनिकली एक एक्टिव जोन है, और ये भी इंडिया का एडजेसेंट एरिया है, तो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इसके ऊपर जो भी हाइड्रोलॉजिकल जो पावर प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, वो कैसे हमारे हमारा जो पूरा इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, तिब्बत को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, चाइना को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सभी चीजें हमें इस आर्टिकल से एक समझ लेना जरूरी है। तो एक बात अब ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें हमें इस आर्टिकल से समझ नहीं आएंगी। इसके लिए क्या है, हमारा जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो फिजिकल जियोग्राफी का क्लासेस है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना, उसका फाउंडेशनल लर्निंग देना बहुत जरूरी है। जैसे टेक्टोनिक सेटिंग क्या होता है, यूरेशियन प्लेट क्या है, ओके, कन्वर्जेंस बाउंड्री क्या होता है, डाइवर्जेंस बाउंड्री क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, रिफ्ट माउंटेन क्या होता है, ठीक है ना, ये सभी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो चाइना के कौन से वल्नरेबल रीजन्स है, ओके, तो ये सभी हम अपने फाउंडेशनल कोर्स से लर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्या है, बॉर्डर टेंशंस क्या क्या है, ये सभी चीजें हमें इसी के साथ इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जैसे बीआरआई है, इसको भी क्या कर सकता है, ये जो कन्वर्जेंस बाउंड्री है इंडिया और यूरेशियन प्लेट का, ये डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स क्या क्या है, कैसे डिजास्टर इसको इम्पैक्ट कर सकता है, ओके, तो ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना, इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, इसको ठीक करने के लिए कैसे रीजनल कोलैबोरेशंस लेना होगा, ठीक है ना, इकोनॉमी के उस ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, जियोपॉलिटिकल क्या क्या रिस्क हो सकता है, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ओके, एज वेल एज जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड मैपिंग है, ये सारी चीजों में हम इन चीजों को कवर करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें फिर से रेलेवेंस लिखा गया है कि फोकस ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक प्रोन रीजंस, ओके, एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है ना। मेंस के लिए भी ये सब आ सकता है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर, ये सारे जो भी कंसेप्ट है, ये हमारे फाउंडेशनल से हम इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें से हम एक अच्छा आइडिया, आपको एक होलसम आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे पढ़ा जाना चाहिए फाउंडेशनल कोर्सेज को, ओके, और उसके साथ ये कैसे लिंक हो सकता है, वो सभी बातें हम आपको एक ओवरव्यू इसमें बता रहे हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो ग्रेटर चैलेंजेस, तो ये अबाउट जो रिसेंटली यूजीसी का गाइडलाइन चेंज हुआ है उसके ऊपर है, रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। ओके, तो जो गाइडलाइन है, क्या उसके की फीचर्स है,
जो एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बात करता है, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बात करता है, जो एक स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ओके, टू गेट देयर डिग्री, टू गेट देयर एजुकेशन, ओके। मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग के बारे में बात करता है, मल्टीपल एग्जिट एंड री एंट्री ऑप्शन के बारे में बात कर सकता है। इट मीन्स ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी को रियलिटी में लाने का कोशिश किया जा रहा है बाय द यूजीसी, ओके, विद दिस न्यू पॉलिसी। स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड कोर्स के बारे में कहा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस जो गाइडलाइन है इसका? फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग है, इंक्लूसिविटी है, फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहता है, प्रोमोटिंग इनोवेशंस, ओके। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है? ये थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ये जो स्टूडेंट को जो एक्सेस है वो बहुत इम्प्रोवाइज्ड तरीके से देगा, ओके। जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है एक क्लासेस में या फिर एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा टीम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर, ओके, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक है, तो ये आप लोगों को बर्डन करने के लिए हम लोग नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। ये बस ये समझाने के लिए बना रहे हैं कि आपका अगर फाउंडेशनल लर्निंग अच्छा है तो आप एक दो न्यूज़पेपर से ये जो भी एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा उद्देश्य है, और कि कैसा क्वेश्चंस आता है, ताकि देखिए एक जो ओवरव्यू है वो मिलना बहुत जरूरी है। पढ़ने को तो हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करता है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो ग्लोबल लेवल पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ओके, वो इसमें लाए गए हैं। तो ये चीजों को क्या मिलेगा? एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस देखा जाना होगा, क्वालिटी कितना एश्योर किया जा सकता है इसमें, फैकल्टी ट्रेनिंग किया जाना है। अगर फैकल्टी ट्रेन नहीं होंगे तो ये जो पॉलिसी है ये फेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर मॉनिटर करना है, एवालुएट करना है, बिकॉज विदाउट मॉनिटरिंग एंड एवालुएशन कोई भी पॉलिसी क्या होता है, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अटेंड नहीं कर सकता है। इसके बाद इक्विटी इश्यूज है, ठीक है ना, कि सब कोई को रूरल अर्बन सेटअप में जो भी स्टूडेंट है सभी को इक्विटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कंपैरिजन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ये इन फ्यूचर क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारा हायर एजुकेशन, ओके, वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज है उसके मुकाबले कितना इफिशिएंट है या नहीं है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम ले सकते हैं। तो ये सभी चीजों को क्या है एक एनालिटिकल वे में आपको समझना है, ताकि जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन अराइज हो आप अच्छी तरह से उसको एक हॉलिस्टिक वे में, ओके, इंटरकनेक्टेड वे में प्रेजेंट कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में क्या सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा सिस्टम है, ओके, इंडिया का न्यू अप्रोच इससे कैसे मिलता जुलता है या फिर कैसे डिफरेंट है, ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो रेलेवेंस क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये देख लीजिएगा। तो बाकी मैंने ऊपर समझा ही दिया है। तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये चीजें अभी बहुत जरूरी हो जाती है। फाउंडेशनल लर्निंग जब हम ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है, उसके बाद ऐसा रहता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो एक बार फाउंडेशन करने के बाद, ओके, जो हम न्यूज में पैरेलली देखते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में है, ये वो है, तो ये सभी चीजें क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उसके लिए आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले ले लीजिए, ठीक है ना। फाउंडेशनल लर्निंग पहले ले लीजिए, उसके बाद ये सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से समझ में आ जाएंगे। टॉपिक नंबर 13 है माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड आर श्रिंकिंग बट डेडली थ्रेट्स परसिस्ट। तो देखा गया है कि रिसेंटली, ओके, इसी नए साल के पहले ही वीक में माओइस्ट अटैक देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, ओके, सो बहुत सारे डैमेजेस हुए। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो श्रिंकिंग हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी डेडली जो अटैक्स है वो देखे गए हैं। तो ये जो माओइस्ट प्रॉब्लम है, पूरा जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म कैसे ग्रो हुआ इंडिया में, कब से ग्रो हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ओके, इसका सोशियो इकोनॉमिक क्या कॉज है कि ये इतना जो सिक्योरिटी, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है ना। ये स्पेशली जो इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ईस्ट और थोड़ा साउथ पार्ट में है, वही चीजों को ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीजें हमें हमारे फाउंडेशनल कोर्स में भी डिस्कस करना है। तो कैसे माओइस्ट जो इन्फ्लुएंस है डिक्लाइन हो रहा है,
ठीक है ना, लेकिन डिक्लाइन होने के बाद भी ये भी देखा गया है कि अभी भी वो बहुत सारे रीजन में पावरफुल, जैसे स्पेशली छत्तीसगढ़ रीजन में। ओके, जहाँ से अभी रिसेंट जो इंसिडेंट देखने को मिला है, ठीक है ना, कैसे सेफ हेवन लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये सब किया गया है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी इंप्रूव कैसे किया गया है, वेलफेयर क्या क्या स्कीम्स लिए गए हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो तरह का अप्रोच ले रही है, एक तो सिक्योरिटी अप्रोच, ओके, टू टेकल दिस माओइस्ट प्रॉब्लम, और दूसरा ले रही है वेलफेयर अप्रोच, कि वहाँ के जो लोकेलिटी है, जो भी लोकल पीपल है, उसका एजुकेशन, ओके, उनका एम्प्लॉयबिलिटी, उनका हेल्थ को कैसे ध्यान रखा जा सकता है, ओके, जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज क्या है, वो जो भी वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है वो सिंपैथिक हो जाते हैं टुवर्ड्स द माओइस्ट। ओके, बाकी यही सब, ये हम जो हमारा जीएस पेपर 3 है ना, उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम इन चीजों को कवर करते हैं। ओके, तो समाधान डॉक्ट्रिन लिया गया है, तो ये समाधान डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है ना, बस्तरिया बटालियन क्या है, ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट है एक्ट है, तो इसके ऊपर भी कभी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान कैसे लिया गया है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस आगे हैं, जैसे ट्राइबल्स अभी भी एलिनिएट है, ओके, अभी भी रेडिकलाइज हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, लोकल गवर्नेंस में अभी भी इशू है, ठीक है ना। तो अगर ये सब लोकल गवर्नेंस में इशू रहेंगे तो वहाँ के जो भी लोकलाइट्स है वो माओइस्ट के प्रति और सिंपैथिक हो जाएंगे, या फिर वहाँ पे जाके रिक्रूट हो जाएंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो इन सब चीजों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें अभी देखिए, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का नॉलेज रखने से ही नहीं होगा, आपको इसमें पॉलिटी, फिर गवर्नेंस, ये सब चीजों को भी ध्यान रखना होगा, फिर आईआर को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आईआर में हम देखते हैं कि किस तरह से आपके जो डिफरेंट नेशंस है, हमारे नेबर्स है, कैसे इन माओइस्ट को मदद करते हैं, ठीक है ना, इसका इन लोगों का जो आइडिया है उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। इसी में ये मेंशन भी किया गया है कि क्या क्रॉस बॉर्डर लिंक्स है, ठीक है ना, रिलेवेंस क्या है फॉर यूपीएससी, ये सारे चीज इसमें मेंशन किया गया है। जैसे समाधान डॉक्ट्रिन बताना है आपको, मेंस में एनालाइज करना है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द माओइज्म। ओके, तो ये सभी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे के लिए कैसा टॉपिक आ सकता है, टॉपिक लाइक डेवलपमेंट एज ए काउंटर टू इंसर्जेंसी, ओके, और दूसरा ऐसा बन सकता है कि एड्रेसिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चैलेंजेस एंड क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो आपको इसमें चैलेंजेस का पहले क्या क्या है वो दिखाना है, फिर सॉल्यूशन का सुझाव देना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरव्यू में भी इसका क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये न्यूज़ सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट टॉपिक है वो हम आप लोगों के समक्ष लेते आएंगे हर रोज। ओके, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।